चलिए आज के इस वीडियो में पूरे मंथ की परीक्षा खबरी का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं पूरे 1 महीने के। बाकी आप लोगों को मैगज़ीन कल या परसों तक प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो मैगज़ीन में संपूर्णता में सारी चीज़ें रहेंगी, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। तो जो लोग अन्य परीक्षाएं देते हैं उनके लिए भी लाभदायक हो। बाकी 6 महीने का हमने दे ही दिया है, आगे का आप लोग परीक्षा खबरी से लेते रहें। चलिए, और बाकी किसी कोर्स से जुड़ना हो यूपीपीसीएस, आरओ, प्रीलिम्स, मेंस या टेस्ट सीरीज से, तो नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9453775039, यहाँ पे लिखना भूल गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दिख जाएगा, तो आप लोग संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये क्या है भैया? स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसका उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को, ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट जहाँ जोड़ दूंगा उसको आप बिल्कुल पॉइंट आउट करते जाइएगा। स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 16 जुलाई 2021 को स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। कब? 16 जुलाई को। कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय और AICTE के इनोवेशन सेल द्वारा डिजाइन किया गया है। एक्सरसाइज शील्ड भारतीय श्रीलंकाई नौसेनाओं और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल ने मादक पदार्थों, समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड का आयोजन किया। तो किसने? भारतीय, श्रीलंकाई और मालदीव, ध्यान रखिएगा ये 3 देशों। इसका उद्देश्य क्षेत्र में नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को साझा करना है। कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्यम अभियान। तो केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया, कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्यम। तो यह हथकरघा, शिल्प और वन उत्पादों की खरीद, मूल्यवर्धन, विपणन में लगे आदिवासियों के बीच कोविड-19 टीकाकरण गति को तेज करता है, साथ साथ आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यूनिसेफ और WHO के साथ साझेदारी में यह अभियान शुरू किया जा रहा है। 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021, पाल्म DOR का जो पुरस्कार मिला टाइटन को मिला, ध्यान रखिएगा, पाल्म DOR अवार्ड टाइटन मूवी को मिला। टाइटन फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोर्नो पिछले 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे DOR जीतने वाली पहली महिला निर्देशक भी बनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कालेब लैंड्री जोन्स को निट्राम मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नॉर्वेजियन रेनेट रिंसवे को द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड मूवी के लिए मिला है। न्यूजीलैंड की जेन कैंपियन वर्ष 1993 में द पियानो के लिए पाल्मे DOR जीतने वाली पहली महिला थी। तब से अब ये टाइटन जो है बहुत 28 वर्षों के बाद दिया गया है, ध्यान रखिएगा। किसको? जूलिया डुकोर्नो को। UNDP इक्वेटर प्राइज़ 2021, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का इक्वेटर प्राइज़ 2 भारतीय संगठनों ने जीता है। स्नेह कुंज ट्रस्ट और अधिमलाई पझंगुडीनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन दोनों ने, उन्होंने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने और अपने स्थानीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव स्थानीय और विभिन्न प्रकृति आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच ट्रेन का सफल परीक्षण। कहाँ? भारत जयनगर और नेपाल में कुर्था। जयनगर कहाँ है? बिहार में। तो इस रेल खंड की लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा, 34.50 किलोमीटर, और यह दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है, जो नेपाल के महोतारी जिले में कुर्था को बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से जोड़ता है। इरकॉन ने भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत जयनगर कुर्था रेलवे की स्थापना की। किसने? इरकॉन ने। उस वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था इरकॉन के बारे में सब कुछ, जिसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। पेगासस स्पाईवेयर काफ़ी चर्चा में रहा, अभी भी जासूसी को लेकर के केंद्र सरकार घिरी हुई है। तो 17 न्यूज़ चैनल, 17 मीडिया रिपोर्ट्स जो जारी करने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट के जरिए बताया है कि इजराइल की पेगासस सॉफ्टवेयर का प्रयोग भारत जैसे देशों में जो उच्च स्तर के मंत्री या अधिकारी हैं उनकी
जासूसी में किया जा रहा है, जिसके बाद से काफ़ी भूचाल आ गया है। तो भारत के मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर निगरानी रखने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। लीक हुए डेटाबेस में दुनिया भर के करीब 50,000 फ़ोन नंबर हैं। सबसे अधिक संख्या वाले 10 देशों में भारत शामिल है और 15,000 नंबर के साथ मैक्सिको इस सूची में शीर्ष पर है। NSO ग्रुप नामक इजरायली कंपनी दुनिया भर की सरकारों को पेगासस नाम का स्पाईवेयर बेचती है ताकि आतंकवाद और अन्य जो गैर कानूनी गतिविधियां उसको रोक सके सरकार। ठीक है, इसके लिए बेचती है, ये स्वयं यूज़ नहीं करती है, ऐसा NSO ग्रुप ने कहा है, सफाई में बताया है। दूसरी बात है कि स्पाईवेयर किस तरह से काम करता है। तो एक लिंक आता है, उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही वो अपने मोबाइल को कैप्चर कर लेता है, हर एक चीज़ को कैप्चर कर लेता है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। मंकी बी वायरस, हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैकाक बंदरों में पाए जाने वाला अल्फ़ा हर्पीस वायरस एनजूटिक, यानी यह मूल रूप से इनमें पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों के काटने, खरोचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से भी फैलता है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक के साथ, ध्यान रखिएगा। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, इस परियोजना में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी है और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 781 किलोमीटर लंबाई का अपग्रेडेशन शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य कुल शामिल हैं। पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स विकसित किया। क्या है ये? ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है एमलेक्स। किसने विकसित किया? IIT रोपड़ ने। तो यह उपकरण एक मरीज द्वारा सिलेंडर से ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करके ऑक्सीजन की बर्बादी को कम कर सकता है। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर से बदल करके क्या हो गया है? टुगेदर हो गया है। तो अब पूरी तरह ये पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, डैश टुगेदर। तो ये पूरा इतना बड़ा हो गया, टुगेदर इसमें जुड़ गया, बस इतना याद रखिएगा। पहले फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर हुआ करता था। तो यह अपडेट कोविड-19 महामारी के साथ समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। 1854 के बाद से ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में CTS अल्टियस फोर्टियस, ये कई बार आ भी चुका है। CTS अल्टियस फोर्टियस, इसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, या तेज, उच्च, मजबूत। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर रहा है जब इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पियरे डी कुपर्टिन के सुझाव पर अपनाया गया था। अभी इसको बदल कर क्या कर दिया गया है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। डिजिटल भूमि उपयोग डेटा संग्रह तैयार करने वाला पहला महाद्वीप कौन बना? तो ओपन डील पहल के तहत अफ्रीका जो है विश्व का पहला महाद्वीप बन गया है डिजिटल भूमि उपयोग डेटा संग्रह तैयार करने वाला। तो ओपन डील पहल के तहत सटीक, व्यापक और सामंजस्यपूर्ण डिजिटल भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन डेटा संग्रह तैयार करने वाला अफ्रीका विश्व का पहला महाद्वीप बन गया है। डील का तात्पर्य डेटा फॉर द एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव है। डेटा संग्रह और विश्लेषण पहल का नेतृत्व खाद्य और कृषि संगठन और अफ्रीकी संघ आयोग द्वारा किया जा रहा है। इस पहल के तहत पिछले 20 वर्षों में भूमि उपयोग परिवर्तन और अफ्रीका महाद्वीप के प्रत्येक देश में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि पुनरुद्धार की क्षमता का आकलन करने के लिए इस डेटा का विश्लेषण किया गया है। स्पेस राइस, यह क्या है? यह नवंबर में चीन द्वारा 23 दिनों की चंद्र यात्रा पर भेजे चांग-ए 5 मिशन के साथ भेजे गए धान के बीजों से उगाए गए चावल हैं। क्या नाम है? स्पेस राइस इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। लगभग 40 ग्राम बीजों के ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटने पर इनकी फसल काटी गई। ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्षीय वातावरण के संपर्क में आने वाले इस चावल के बीजों में उत्परिवर्तन हो सकता है और इनको पृथ्वी पर फिर से रोपे जाने के बाद ये अधिक उपज दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। आकाश मिसाइल और MPATGM DRDO ने विकसित किया, ध्यान रखिए। हाल ही में DRDO ने इनका परीक्षण किया है। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल की बात करें तो सतह से हवा में मार करती है, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया गया है।
मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यह एक स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल है। कम वजनी वाले दागों और भूल जाओ प्रणाली पर काम करने वाली मिसाइल, मतलब दाग जाओ फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है, दागों और भूल जाओ पर काम करती है। इसे 15 किलोग्राम के वजन के साथ 2.5 किलोमीटर की अधिकतम रेंज में लॉन्च किया गया है। तो आकाश जहां 60 किलोमीटर उसका लक्ष्य हमला कर सकती है, वहीं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 2.5 किलोमीटर तक जो लक्ष्य है उसको भेज सकती है। चीन दक्षिण एशियाई पहल, हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को कोविड-19 टीकों और गरीबी उन्मूलन हेतु चीन के नेतृत्व वाली दक्षिण एशियाई पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें चीन दक्षिण एशियाई देशों के आपातकालीन आपूर्ति रिजर्व और चीन में एक गरीबी उन्मूलन एवं सहकारी विकास केंद्र की स्थापना भी शामिल है। इसके सदस्य कौन हैं? चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत, भूटान और मालदीव अन्य ऐसे सार्क देश हैं जो इस पहल का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी आमंत्रित किया है बांग्लादेश ने इसमें शामिल होने के लिए भारत को। ग्वालियर और ओरछा के लिए हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, किसने? यूनेस्को ने अभी ग्वालियर और ओरछा के लिए, इन दोनों शहरों को जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ओरछा और ग्वालियर ऐतिहासिक शहर हैं, यूनेस्को ने अपने ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना है। भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। ग्वालियर और ओरछा को दक्षिण एशिया के 7वें और 8वें शहरों के रूप में शामिल किया है। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है क्या जिसमें इनको चुना गया है? तो यूनेस्को की यह परियोजना वर्ष 2011 में विरासत और संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में शुरू की गई थी। कब? 2011 में। NEA स्काउट, नासा का नया अंतरिक्ष अभियान है, यान है, क्या नाम है? NEA स्काउट, नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट इसका फुल फॉर्म है, एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है। NEA स्काउट का प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह से डेटा एकत्र करना है। NEA स्काउट उन पेलोड में से एक है जो आर्टेमिस पर भेजा जाएगा, जिसके नवंबर में लॉन्च होने की उम्मीद है। आर्टेमिस कार्यक्रम की बात करें तो नासा का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है आर्टेमिस कार्यक्रम, जिसके तहत वर्ष 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला को उतारने और वर्ष 2030 तक स्थायी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्टेमिस कार्यक्रम, एक वाक्य में अगर कुछ लिखना हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एरियल हेनरी बने हैती के प्रधानमंत्री। हैती में उथल पुथल के बीच एरियल हेनरी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की आधी रात को हुए हमले में हत्या से हैती में उथल पुथल मच गई थी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति जोवेनल, कहाँ किस देश के राष्ट्रपति हमले में हत्या हो गई? तो हैती के थे। क्या नाम था? राष्ट्रपति जोवेनल मोइस। अफगानिस्तान पर ट्रोइका प्लस बैठक, रूस ने पहली बार भारत को अफगानिस्तान पर रूस, अमेरिका, चीन ट्रोइका प्लस बैठक में आमंत्रित किया है। रूस, अमेरिका, चीन, तो रूस ने भारत को इसमें आमंत्रित किया। इस बैठक का उद्देश्य अन्य मुद्दों के साथ तालिबान की भूमिका और देश के भविष्य पर चर्चा करना है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तो मीराबाई चानू ने ओलंपिक के इतिहास में भारोत्तोलन में भारत का पहला रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में यह रजत पदक जीता था। इस रजत पदक के साथ चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक भी जीता, खाता खोला। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था, लेकिन मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। आपको बता दें दूसरा पदक, कांस्य पदक, PV सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है। कल TMC सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जब उन्होंने बयान पढ़ रहे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से कागजात छीन लिए और तीखी नोकझोंक के बीच उन्हें फाड़कर हवा में उछाल दिया था। सरकार ने नियम 256(2) के तहत, जो लोकसभा का नियम है, TMC सांसद को निलंबित करने की मांग की। यह नियम कहता है कोई भी सांसद जिसने सभापीठ के अधिकार की अवहेलना की है या व्यवधानों के माध्यम से परिषद के नियमों का दुरुपयोग किया है, उसे राज्यसभा के सभापति के सहमत होने पर शेष संसदीय सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा में थे, तो राज्यसभा के नियम 256
2 के तहत इनको निलंबित किया गया है। पता है दोनों सभाओं की अलग अलग नियमावली है, और नियमावली की तहत अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं। तो 256(2) के तहत इनको निकाला गया। सुपर बिट टेलीस्कोप, ये क्या है? नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी सुपर प्रेशर बैलून बोर्न इमेजिंग टेलीस्कोप या सुपर बिट नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं, नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। इस टेलीस्कोप को ऊपर उठाने के लिए स्टेडियम के आकार के हीलियम बैलून का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर भेजा जाना है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP सरकार द्वारा पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को लागू किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक उपयोग के बहिष्कार पर जोर देना है और बायोमास मल्चिंग पर जोर देने के साथ ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, गोबर मूत्र मिश्रण का उपयोग, पौधों पर आधारित तैयारियों को बढ़ावा दिया जाना है। तो पर्यावरण अनुकूल ये पद्धति होगी। BPKP या भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर 7 दिने प्रमाणीकरण और अपशिष्टों के विश्लेषण के लिए 3 साल के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। परीक्षा खबरी एक्सप्रेस में देख लेते हैं फास्ट तथ्यों को। ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। क्या नाम है इनका? मिताली राज। वेस्टइंडीज़ की स्टेफनी टेलर को इन्होंने पुनः पछाड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? बान की मून को। दक्षिण कोरिया के हैं, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव हैं। इनको हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है? 10% कर दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ADB ने इस अनुमान को 7% से बढ़ाकर, ध्यान रखिएगा ये 7.5% है। कितना है? 7.5% है। तो 7% से बढ़ाकर थोड़ा सा ज़्यादा 7.5% कर दिया है अगले वित्त वर्ष के लिए 2022-23 के लिए। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितनी कंपनियों को मंजूरी दी है? तो 7 कंपनियों को मंजूरी दी है भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। ट्विटर ने भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। किसे? विनय प्रकाश को। ठीक है, भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी। हाल ही में ट्विटर ने हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। ये तो प्रश्न यूपी स्पेशल वाला आना ही आना है, नोएडा में। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन शुरू की गई। किसने शुरू की? चीन ने, किंगदाओ शहर में। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया? मथुरा में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। 308 मिलियन वर्ष पहले के माइक्रोसौर के उंगली के आकार के जीवाश्म का पता कहाँ चला है? अमेरिका में। डॉक्सिंग व्यवहार से निपटने के लिए गोपनीयता कानूनों पर एक कानून का प्रस्ताव किसने रखा है? हांगकांग की गवर्नमेंट ने रखा है। डॉक्सिंग का अर्थ होता है दोस्तों किसी की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी संगठन या व्यक्ति की ऑनलाइन फेसबुक आदि माध्यमों से साझा करना। तो इसको नियमित करने के लिए कहाँ पे कानून लाया गया है? हांगकांग में। डॉक्सिंग व्यवहार से निपटने के लिए गोपनीयता कानूनों पर एक कानून का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74%। किसमें? NPS में, न्यू पेंशन स्कीम, जो नेशनल पेंशन स्कीम जो है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, उसके तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 74% कर दिया है। ध्यान रखिएगा। भारत की युवा पहलवान तनु ने किस किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो 43 किलो भार वर्ग में फाइनल में बेलारूस की वालेरिया मिकिसिच को इन्होंने मात दी। युवा पहलवान है तनु।
भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियन बन गए, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। नवजात श्रवण स्क्रीनिंग के लिए ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया है। किसने? पंजाब ने, और ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है। नवजात श्रवण स्क्रीनिंग के लिए, अर्थात जो नवजात नए बच्चे पैदा होते हैं उनके श्रवण की जांच के लिए, उनके वो सुनते हैं, उनको सुनाई देता है कि नहीं देता है, तो ऑटोमेटेड ऑर्डिनरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम ये लॉन्च किया है। चेकमेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा था, किस देश से संबंधित है? ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, ध्यान रखिएगा, रूस का। 5वीं पीढ़ी के हल्के सिंगल इंजन फाइटर जेट हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किसको चुना है? ब्रिस्बेन को, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, 2032 में होगा। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। बाल सेवा योजना, जो कोरोना से अनाथ बच्चे हो गए हैं उनके लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना को। राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य, किसमें? अपतटीय पवन ऊर्जा का जो मध्यकालिक लक्ष्य रखा है 2022 तक 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट, ध्यान रखिएगा, 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा से। आपको पता है कि 2022 तक सरकार ने मध्यकालिक लक्ष्य कितना रखा है? 170 गीगावाट संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का, जिसमें अकेले 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करना है। वहीं 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है हासिल करने का, जिसमें 30 गीगावाट किसका रहेगा? अपतटीय पवन ऊर्जा का। पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किसे? पेड्रो कैस्टिलो को, पेरू का नया राष्ट्रपति। हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो अमेरिका ने। ठीक है, क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से कौन बाहर हुआ है? लिवरपूल विश्व धरोहर स्थलों की सूची से ये बाहर कर दिया गया है। लिवरपूल ऐतिहासिक शहर है इंग्लैंड का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश या किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? लद्दाख में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जिसका नाम MX3D स्मार्ट ब्रिज होगा, एम्स्टर्डम में ये खोला गया। किसी पुरुष अभिभावक के बिना महिलाओं को हज में शामिल होने की अनुमति किसने दी? सऊदी अरब ने। अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है, कहाँ पे? त्रिपुरा में। अगर पेड़ इनकी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में पहल शुरू की गई है। 25 जून 2021 को भारत 608.99 अरब डॉलर के साथ दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया? 5वां। लेकिन अभी आज की न्यूज़ में आपको मैंने बताया कि अब चौथा हो गया है। अब चौथे नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम क्या है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नाम बहुत कठिन था, बड़ा था, इसको छोटा करके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रख दिया गया। भारत को 21 MiG-29 लड़ाकू विमान की आपूर्ति कौन करेगा? रूस करेगा। तो मिग तो रूस का है ही, तो 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों का आपूर्ति रूस करेगा भारत को। चलिए, जितना भी हमने इसके पहले वीकली वाला दिया है सबको ऐड करके आप लोगों को दे दे रहा हूँ। साप्ताहिक करंट अफेयर्स को देख लेंगे, तेजी से रिवीजन करेंगे। कल मंथली मिलेगा, परसों 6 मंथली मिलेगा।
तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हुई है हाल ही में, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, उसके 7वें संस्करण को फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। द्विवार्षिक कार्यक्रम है, इस चीज़ पर जोर दीजिएगा, 2008 से ही ये हो रहा है। IONS का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रासंगिक समुद्री मुद्दों की चर्चा के लिए खुला और समावेशी मंच प्रदान करके हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास करना है। वर्तमान में इस संस्था में या इस संगोष्ठी में स्थायी रूप से हिंद महासागर के भीतर स्थित 24 राष्ट्र शामिल हैं। हमने बताया था, याद होगा, भीतर मतलब डूबे हुए राष्ट्र नहीं हैं, किनारे वाले राष्ट्र हैं। और इसके अलावा 8 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी इसमें भाग लेते हैं। G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील में शामिल हुआ भारत। तो G20 और OECD की टैक्स फ्रेमवर्क डील में अभी भारत शामिल हुआ है। इसमें पूछ सकता है इसके बारे में, भारत और OECD व G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के ज़्यादातर सदस्यों ने एक उच्च स्तरीय स्टेटमेंट को अपनाया, जो अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक आम सहमति समाधान की रूपरेखा तैयार करता है। इस प्रस्तावित समाधान में 2 घटक शामिल हैं। पहला, बाजार के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ हिस्सेदारी के पुनः आवंटन के बारे में है, और दूसरा है न्यूनतम कर और कर नियम इसमें शामिल हैं। यह भारत को कैसे प्रभावित करेगा? तो वैश्विक न्यूनतम कर नियम यह सुनिश्चित करेगा कि भारत जैसे देशों को कर सुरक्षित बंदरगाह प्रदान किए बिना एमएनईज के लिए बड़े पैमाने पर बाजार मिले। इससे क्या होगा, जो एक अव्यवस्था से उत्पन्न हो जाती है, अनिश्चितता होती है कि किसी देश में कर की दर जो है ज़्यादा है, कहीं कम है, इससे अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अभी क्या होगा, जब कर की दर एक सुनिश्चित रहेगी तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट होने में आसानी होगी। तो लगातार आप देख ही रहे हैं कि भारत का कदम ऐसे समझौतों में शामिल होना है, लगातार ऐसे समझौते करना है, ऐसे नियम कानून बनाना है जिससे ईज़ ऑफ डूइंग में जो है सरलता है। और यही कारण रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत लगातार सुधार भी कर रहा है। AJN IFM और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों की उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए किस तरह से इन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा सकता है सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के भविष्य को बदलने और आकार देने के लिए। ठीक है, इसके लिए क्लाउड जो कंप्यूटिंग है, AI है अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और अन्य प्रौद्योगिकियों की भूमिका किस तरह से इसमें हो सकती है, इसका पता लगाने के लिए ये समझौते हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है, ध्यान रखिएगा। 8 यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। पहले मना कर दिया था ग्रीन पास देने से, लेकिन अभी 8 देशों ने मंजूरी दे दी। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं संख्या बढ़ेगी, क्योंकि भारत ने कड़ा इसके प्रति, जब इसको मना कर दिया था सभी देशों ने, तो भारत ने कड़ा प्रतिरोध किया था और इस पर एक कुछ अपनी तरफ से प्रतिक्रिया करने की भी धमकी दी थी, जिसके बाद ये फैसला जो है धीरे धीरे पलटना शुरू हुआ। 8 यूरोपीय संघ के देशों ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्वीकृत टीकों की सूची में कोविशील्ड को शामिल किया है। भारत द्वारा, ये भी पूछ सकता है ग्रीन पास किससे संबंधित है, तो यूरोपीय यूनियन से, ठीक है, के देशों से। भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बाद 8 यूरोपीय संघ के देशों में कोविशील्ड की अनुमति दी गई है। दरअसल पहले यूरोपीय देशों ने ग्रीन पास कोविशील्ड को शामिल नहीं किया। हिंदी वाले आर वाले यहाँ पर एक अशुद्धि की पहचान मैं कर देता हूँ। ये 8 यूरोपीय संघ के देश नहीं होगा, ये होगा यूरोपीय संघ के 8 देश, ठीक है। तो ये वाक्य शुद्धि में आप लोगों को याद रहेगा, क्रम जो संबंधी त्रुटि है इसी तरह होती है। 8 यूरोपीय संघ मतलब यूरोपीय संघ जैसी 8 संस्थाएं हैं उसके सदस्य की बात हो रही है, और यूरोपीय संघ के 8 देश मतलब यूरोपीय संघ में बहुत सारे सदस्य हैं, उनमें से 8 सदस्य देश, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, इसीलिए ये वाक्य अशुद्ध है अपने प्रयोजन में। अगर 8 यूरोपीय संघ होते तब ये मतलब कि वाक्य सही होता है, ऐसी बात नहीं है। किन 8 देशों में प्रवेश की अनुमति है? 8 देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, आइसलैंड, ग्रीस, स्पेन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड शामिल हैं। ये देश कोविशील्ड के साथ टीकाकरण करने वालों को
सभी यात्रा प्रतिबंधों और अनिवार्य संग्रहों से छूट देंगे। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, यूएई में खेला जाएगा टी20 विश्व कप। इसके पहले आईपीएल खिलाने का भी फैसला हुआ था यूएई में। अभी टी20 विश्व कप 2021 में भारत में आयोजित होना था। ये भी अब कोरोना महामारी को देखते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भारत, तो यूएई में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इंद्रजाल ये क्या है? हैदराबाद स्थित एक प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत का इंद्रजाल नामक पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद डिजाइन और विकसित किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या रहेंगी? हैदराबाद, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में स्थापित किया गया। यह ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद मानव रहित हवाई वाहनों, युद्धक हथियारों को गिराए जाने और लो रडार क्रॉस सेक्शन जैसे हवाई खतरों का आकलन और स्वतः कार्रवाई करते हुए 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को हवाई खतरों से बचाने में सक्षम है। सरल संचार पोर्टल ये क्या है? तो हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा सरल संचार पोर्टल का विस्तार किया गया है। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के द्वारा सरल संचार पोर्टल, जो कि विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल है। इसमें अन्य चीज़ें भी शामिल कर दी गई हैं, जिसमें एकीकृत लाइसेंस, सभी तरह के लाइसेंस को एकीकृत किया जाएगा। वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर प्रोवाइड करवाए जाएंगे और WPC लाइसेंस, वायरलेस योजना और समन्वय का भी यहाँ पर क्रियान्वयन किया जाएगा। कुवेम्पु पुरस्कार 2020, जो कि प्रसिद्ध जो है कन्नड़ कवि, जो कन्नड़ साहित्य के 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, कुवेम्पु के नाम पर दिया जाता है, उनके फाउंडेशन के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो ये इस बार का उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा को 2020 के लिए चुना गया है। देरी हो गई क्योंकि कोविड महामारी चल रही थी, इस बार देने में देरी हो गई। 2020 का पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम इंडियन रेलवे ने कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, जिसको क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। यह भारत का पहला स्टेशन बन गया है, रेलवे स्टेशन, जिसमें मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम का निर्माण किया गया है। तो आप जाएंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा, मछली और जितने एक्वेरियम के जो जीव जंतु हैं वो दिखाई पड़ेंगे, पौधे वगैरह सब, एकदम आनंद आएगा कि समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने मंगलुरु रेलवे स्टेशन पर देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड द्वारा HNI एक्वाटिक किंगडम के सहयोग से एक्वेरियम खोला गया है। यह एक्वेरियम अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका की और विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी बेसिन वाली नदी है, अवधारणा पर आधारित अपनी तरह की का एक जलीय पार्क है। ठीक है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 अभी हाल ही में ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंकिंग 10वीं हो गई है। तो 37 स्थान का बढ़त भारत को हासिल हुआ है। काफ़ी लंबी उछाल साइबर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। अमेरिका इसमें शीर्ष पे रहा और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर रहे। एस्टोनिया सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग चौथी रही और विश्व में 10वीं रही। नेट्रैक्स, यह मध्य प्रदेश में किया गया एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन। नेट्रैक्स इसको नाम दिया गया है, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया। इस टेस्ट ट्रैक का इस्तेमाल गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का नहीं। इस टेस्ट ट्रैक को क्या नाम दिया गया है? नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स, नेट्रैक्स। इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक की लंबाई कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण है, 11.3 किलोमीटर। इस ट्रैक को 250 किलोमीटर प्रति घंटे के न्यूट्रल स्पीड, अर्थात जब गाड़ी न्यूट्रल में हो तब इसकी स्पीड, और 375 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिकतम। न्यूट्रल का मतलब ये क्या हुआ? मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं नहीं आप? 250 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ी रहे और उसको फिर न्यूट्रल में कर दे, ठीक है, तब की स्पीड, और 375 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड जब गाड़ी चल रही हो, अर्थात जब स्टीयरिंग और पहियों का कनेक्शन हो। तो स्पीड टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप, केंद्र सरकार ने 29 जून 2021 को किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप, इसका नाम ही महत्वपूर्ण है, की शुरुआत की है। राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म
किसान मित्र पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किसानों के लिए प्रासंगिक जानकारी का खजाना अब आत्मनिर्भर कृषि ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। रूस ने कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है। तो रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया। रोसाटॉम जो कि रूसी कंपनी है वो इसके निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करना है। यह भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा। अन्य क्या होते हैं? हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं। तो भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा। इसकी खूबियों में जानते रहिए। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, न्याय विभाग ने 29 जून 2021 को एक इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है। न्याय विभाग ने पूरे भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया। तो उद्देश्य याद रखिएगा, यह पोर्टल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु के समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों के संबंध में नवीनतम जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। अनुबंध मानकों को लागू करने पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित जानकारी के व्यापक स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो साप्ताहिक आएगा थोड़ा स्लो रहेंगे उसमें। अंतरिक्ष में पहला हमारा केवल कार्य यह रहता है आपका समय मैं बचाऊं। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो देना हमारा मकसद इसीलिए नहीं होता है। ज़्यादा लंबा वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, उसको ज़्यादा लोग देखते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन मेरा मकसद रहता है कि आपको एक्यूरेट चीज़ें कम समय में प्रदान करना। अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री, क्योंकि मुझे समझ आता है एक प्रतियोगी छात्र के नाते जो अनुभव है वो यही कहता है कि समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो न के बराबर रहता है आज के समय में। अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने की अपनी योजना की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है। तो किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री भेजने की। बस इतना याद रखिएगा। प्रोजेक्ट सी बर्ड, यह भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट सी बर्ड। इसका उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट पर कारवार में, कहाँ? कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना है, कर्नाटक के कारवार में। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कारवार नौसैनिक अड्डा पश्चिमी तट पर भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा और स्वेज नहर के पूर्व में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। चीन द्वारा भारतीय सीमा के नज़दीक, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के 2 बेड़े हैं। तो पश्चिमी बेड़े का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना के 2 बेड़े हैं भारत के मुख्यतः। पश्चिमी जो बेड़ा है नौसेना का वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा होगा अगर दोनों बेड़ों का मुख्यालय बता दें। हमने इसी वीडियो में जो परीक्षा खबरी का उक्त डे का वीडियो था उसमें बताया था। प्लेलिस्ट में वीडियोस को आप देख सकते हैं जो पुराने वीडियोस हैं, ठीक है। पर डे का जो वीडियो 8:30 बजे आता है सुबह वो देख सकते हैं। अभी टाइमिंग चेंज हो गई, पहले ही वीडियो आपको मिल जाता है। चीन द्वारा भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई। तो चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। तो चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में यह बुलेट ट्रेन तिब्बती प्रांत की राजधानी लासा और अरुणाचल प्रदेश के करीब रणनीतिक रूप से स्थित निंगची शहर को जोड़ती है। यह रेल लाइन ब्रह्मपुत्र नदी को 16 बार पार करती है। कितनी बार? 16 बार। एग्रीस्टैक कृषि क्षेत्र है तो नया डिजिटल प्रयोजन एग्रीस्टैक है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए एक पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। एग्रीस्टैक क्या है? कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप का एक संग्रह है। एग्रीस्टैक किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड सर्विसेज प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होगी जिसमें व्यक्तिगत विवरण, उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि की जानकारी, साथ ही उत्पादन और वित्तीय विवरण शामिल होंगे। मवेशियों की निगरानी के लिए सेंसर, मिट्टी का विश्लेषण करने और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन, कृषि उपज में सुधार तथा किसानों की आय को बढ़ाना, ये सब इसके उद्देश्यों में होंगे। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। तो 25 जून को उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में यह परीक्षण किया गया। यह स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। एक साथ कई जो है मिसाइल कई रॉकेट ये लॉन्च कर सकता है। डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया है।
इस हथियार प्रणाली के प्रारंभिक संस्करण को मार्क 1 कहा जाता था। इसकी सीमा 40 किलोमीटर थी। पिनाका मार्क 2 नामक उन्नत मिसाइल में इस सीमा को 70 से 80 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था। तो ये उन्नत संस्करण है, ध्यान रखिएगा। सरकार ने फेम इंडिया जो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को और उनके निर्माण दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, जो ईंधन चालित वाहन हैं उनके उपयोग को कम करने के लिए ये योजना शुरू की थी। इसको 2 साल तक अर्थात 2022 में समाप्त हो रही थी, 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है। शुरुआत में फेम योजना 1 अप्रैल 2019 से 3 साल की अवधि के लिए लागू की जानी थी, 2022 के लिए। फेम चरण 2 था ये। फेम का चरण 1 2015 में शुरू हुआ था, 2019 में समाप्त हुआ था। चरण 2 2019 से शुरू होकर 2022 में समाप्त होना था, लेकिन अब ये 2024 तक लागू रहेगा। ड्रैगन मैन क्या है? हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं द्वारा एक प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज करने का दावा किया गया है। यह मानव खोपड़ी पूरी तरह से मनुष्यों की एक नई प्रजाति से संबंधित हो सकती है। यह खोपड़ी उत्तर पूर्व चीन के हार्बिन शहर में पाई गई है। हार्बिन शहर नाम याद रखिएगा, रट लीजिएगा। इसे ड्रैगन मैन या होमोलोगी का नाम दिया गया है। यह नाम चीन के हेलोंग जियांग प्रांत में लॉन्ग जियांग या ड्रैगन नदी से लिया गया है। इसी प्रांत में हार्बिन शहर स्थित है। यह मानव खोपड़ी 1,46,000 वर्ष से अधिक पुरानी हो सकती है। नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P, इसका भी परीक्षण हुआ है। ये अग्नि-1 मिसाइल का उन्नत संस्करण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 28 जून 2021 को नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस परियोजना को अग्नि प्राइम के नाम से भी जाना जाता है, अग्नि-P। इसे उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो व्हीलर द्वीप के नाम से कभी जाना जाता था, लॉन्च किया गया है। अग्नि प्राइम अग्नि-1 मिसाइल का उन्नत संस्करण है। मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर। बेहतैन बांध का चर्चा में रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध ये बन गया है। तो चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतैन बांध का संचालन शुरू कर दिया है। यह जिनशा नदी पर है, जो कि यांगची नदी की एक सहायक नदी है। ध्यातव्य है कि यांगची नदी पर ही चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा भी बांध का संचालन किया है। तो उस बांध का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में ये भी उत्तर आपको देना। मैंने बताया था उस दिन के वीडियो में, जिनशा नदी पर है, जो कि यांगची नदी की एक सहायक नदी है। इसे 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है। चीन की यांगची नदी पर स्थित सी गार्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। इसने वर्ष 2003 में परिचालन शुरू किया था। यहाँ पर दे दिया है पॉइंट में, तो इसलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नाम है 3 गार्जेस डैम। 2003 में परिचालन शुरू किया था। अभी दूसरे नंबर का भी चीन ने बना दिया है, बेहतैन बांध। चीन ने वर्ष 2020 में वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। 2020 में 2060 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिज्ञा की थी। उसी क्षेत्र में ये किया हुआ काम है। अभ्यास सी ब्रीज 2021 रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच यूक्रेन के साथ पश्चिमी सहयोग को प्रदर्शित करते हुए यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास सी ब्रिज की शुरुआत की है। अभ्यास सी ब्रिज का आयोजन वर्ष 1997 से ही नाटो राज्य तथा काला सागर क्षेत्र में स्थित नाटो सहयोगी देश इसमें शामिल होते हैं। 1997 से ही किया जा रहा है। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुआ है। अभ्यास का एक अन्य उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली संदेश भेजना है। किसको? रूस को। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? गोवा। तो हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है। ज्ञात हो कि गोवा में पिछले 3 वर्ष में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 स्पेन के बार्सिलोना में शुरू हुआ। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट जो कि होता है 28 जून को बार्सिलोना में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस या MWC बार्सिलोना दूरसंचार उद्योग में नवाचारों पर केंद्रित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसे GSMA द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों, घटक निर्माताओं, स्मार्टफोन कंपनियों, मीडिया और दुनिया भर के दूरसंचार मंत्रालयों के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। बार्सिलोना 2006 से MWC की मेज़बानी कर रहा है।
पी साईनाथ को 2021 का फुकुओका पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? पी साईनाथ को। पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज मिलेगा। उन्हें ग्रामीण भारत पर उनके लेखन और टिप्पणियों के माध्यम से ज्ञान का एक नया रूप बनाने और नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। अकादमिक पुरस्कार अर्थात जो दूसरा पुरस्कार है जापान के प्रोफेसर किशिमातो मियो को, और तीसरा पुरस्कार जो है कला और संस्कृति का पुरस्कार थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रबदा यून को दिया जाएगा। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा नाम है। 12 वर्ष के हैं, 12 वर्ष 4 महीने और 25 दिन के हैं। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? जीएम सर्गेई कारजागिन, जो कि 12 साल 7 महीने के थे जब ग्रैंड मास्टर बने थे। अभिषेक वर्मा जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से जुड़े हैं? तीरंदाजी से। तो अभिषेक वर्मा ने व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में 2 विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति बनकर इतिहास इन्होंने रच दिया है। 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। हाल ही में पेरिस में हो रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? तो साजन प्रकाश नाम है, ध्यान रखिएगा। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलीना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तो दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। पूछ सकता है अतानु दास किस खेल से संबंधित हैं या मिलान करने के लिए आ सकता है। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया है। हाल ही में किस भारतीय ने आईएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? राही सरनोबात ने आईएसएफ विश्व कप के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? अंशुला राव को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? IAC-1 को 2022। तो IAC-1 जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको तैयार किया है कोच्चि केरल में, PPP के तहत बनाया गया है। इसका विक्रांत INS विक्रांत नाम दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन था। कल मंथली आ जाएगा और परसों 6 मंथली आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। PDF शेयर कर दे रहे हैं आज और कल की परीक्षा खबरी की और इसकी भी। चलिए वीकली करंट अफेयर्स देख लेते हैं पूरे सप्ताह के तेज़ी से। फ्रेट स्मार्ट सिटीज़। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीज़न द्वारा फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ माल ढुलाई स्मार्ट शहर बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई है। किसके द्वारा? वाणिज्यिक मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीज़न के द्वारा। इसका उद्देश्य शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक की लागत घटाने के अवसर पैदा करना है। योजना के अंतर्गत तत्काल आधार पर पहले चरण में 10 शहरों को कवर किया जाएगा। फसल बीमा सप्ताह, जो वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक उसी समय 1 से 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान का आरंभ किया गया है। अब तक इस योजना के तहत 16 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है। 5 वर्षों की अवधि में 3 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों ने इस योजना का लाभ उठाया है। फसल बीमा सप्ताह का फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसकी बात हो रही है। जनवरी 2016 में ये शुरू की गई थी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खराब मौसमी परिघटनाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। काफ़ी व्यापक स्तर पर इसमें खतरों को शामिल किया गया है। इस योजना में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का विलय कर दिया गया है। इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। तो इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, 16 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है। 5 वर्षों के अवधि में 3 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों ने इस योजना का लाभ उठाया है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में। इन्वेस्ट इंडिया ने जीता
मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसने? इन्वेस्ट इंडिया ने। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हालांकि अब चेंज हो गए हैं ये, OCO ग्लोबल द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवोन्मेषी प्रोत्साहन एजेंसी 2021 का पुरस्कार दिए जाने पे बधाई दी। तो इन्वेस्ट इंडिया है क्या? भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। 2009 में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के गैर लाभकारी उद्यम के रूप में इसको स्थापित किया गया था। पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का पुरस्कार दिया गया है। एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा, तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हरित धारा नामक एंटी मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट विकसित किया है। तो मेथेन को कम करेगा, जो मवेशियों द्वारा किए जाने वाले मीथेन उत्सर्जन में 17 से 20% की कटौती कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन भी बढ़ सकता है। हरित धारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जिम्मेदार आमाशय या रूमेन में प्रोटोजोआ रोगाणुओं की आबादी को कम करता है और मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के लिए आर्किया, जो कि बैक्टीरिया के समान एक संरचना है, उसको उपलब्ध कराता है। इसे टैनिन युक्त पौधों पर आधारित स्रोतों से बनाया गया है। मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता अगर बात करें तो इसे 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस बनने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए क्षमता के मामले में देखें तो ज़्यादा क्षमतावान है ग्रीन हाउस गैस सर्जन करने में। प्रोजेक्ट बोल्ड KVIC ये क्या है? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने राजस्थान के उदयपुर में निचला मांडवा गांव से सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बोल्ड नामक एक परियोजना शुरू की। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर के निचला मांडवा में। इस परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5000 पौधों को निचला मांडवा ग्राम पंचायत की 25 बीघा खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है। इस तरह KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह भारत के इस तरह का अपना पहला अभ्यास है। यह परियोजना शुष्क व अर्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ये काम किया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में। तो खादी और ग्रामोद्योग की बात करें तो ये आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है, विधि के द्वारा स्थापित। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना तथा विकास के लिए योजनाएं बनाना, उनका प्रचार प्रसार करना और सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करना है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत करेगा कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का आयोजन। तो 5 जुलाई 2021 को ये आयोजन कर दिया गया है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का। किसने मेज़बानी की? तो भारत ने की। भारत अन्य देशों को अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म की पेशकश करेगा। मैक्सिको, कनाडा, नाइजीरिया, युगांडा और पनामा जैसे लगभग 50 देशों ने कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और NHA की एक संयुक्त पहल है। इस वर्चुअल कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया था, लेकिन अभी तो हर्षवर्धन जी हट गए हैं, नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। कौन बना है? निपुण भारत पहल। केंद्र सरकार 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल नामक एक नई योजना का शुरुआत करने जा रही है। कमेंट बॉक्स में बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री नए कौन बने हैं। निपुण भारत पहल, अभी उनके नाम पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चली है, अंग्रेजी का कम ज्ञान होने की वजह से, है ना, आप लोगों को याद आ गया होगा नाम। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसे प्रारंभिक चरण के छात्रों के लिए संख्यात्मकता, मूलभूत पढ़ने और समझ में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नाम याद रखिएगा निपुण भारत पहल, और उद्देश्य याद रखिएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में सीखने की क्षमता हासिल कर ले। यह पहल स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। निपुण भारत पहल केंद्र सरकार की स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाएगी। इस्तांबुल अभिसमय क्या है? हाल ही में तुर्की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित इस्तांबुल अभिसमय से बाहर हो गया है। यूरोपीय जो देशों ने मिलकर के इस्तांबुल अभिसमय को अपनाया था, इसमें तुर्की भी शामिल था, लेकिन अभी ये इससे बाहर हो गया है।
24 नवंबर 2011 को तुर्की द्वारा इस्तांबुल अभिसमय की पुष्टि की गई थी और यह अभिसमय का समर्थन करने वाला पहला देश भी था। देश में हिंसा और स्त्री हत्या की खतरनाक रूप से उच्च दर होने के बावजूद तुर्की इस अभिसमय से अलग हो गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में तुर्की को 133वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस्तांबुल सब अभिसमय है क्या, जिसे महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने के लिए यूरोपीय समझौता परिषद भी कहा जाता है। यह संधि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम करने और निपटने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है। इस अभिसमय को 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। बगराम एयरबेस अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि अमेरिका और नाटो सैन्य बलों द्वारा अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को खाली कर दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता था। यह लगभग पिछले 20 वर्षों से आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का केंद्र रहा था। इस एयरबेस से सैन्य बलों का पीछे हटना इस बात का संकेत है कि शीघ्र ही अफगानिस्तान से विदेशी या अमेरिकी सेनाओं की पूर्ण वापसी हो जाएगी। यह एयरबेस अफगानिस्तान के एक प्राचीन शहर बगराम के निकट स्थित है। अंतिम हिम क्षेत्र लास्ट आइस एरिया ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित आर्कटिक का हिमाच्छादित भाग, जिसे अंतिम हिम क्षेत्र अर्थात लास्ट आइस एरिया कहा जाता है, अपेक्षा से पहले पिघल गया है। जलवायु अनुमानों के अनुसार आर्कटिक में वर्ष 2040 तक ग्रीष्मकालीन हिम के पूरी तरह से पिघलने का अनुमान लगाया गया था और लास्ट आइस एरिया को गर्म जलवायु का सामना करने में सक्षम एकमात्र हिम क्षेत्र बताया गया था, अर्थात ये सबसे अंत में पिघलेगा, ऐसा कहा गया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग को झेलने के लिए काफ़ी मजबूत है। इस क्षेत्र को लास्ट आइस एरिया का नाम WWF, जो कि कनाडा में है, उस केंद्र है, उसके द्वारा किया गया था। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। प्रति 2 वर्ष में जारी होता है, ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगे कौन? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो उद्घाटन समारोह में ये दोनों होंगे और समापन समारोह में जो होंगे वो पहलवान बजरंग पुनिया होंगे। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो जो है ध्वजवाहक होंगे भारत की तरफ से, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम को पता ही है, चैंपियन मुक्केबाज हैं। मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कप्तान हैं और पहलवान बजरंग पुनिया तो पहलवान हैं। ओके, 23 जुलाई 2021 से ये खेलों की शुरुआत हो रही है। समापन 8 अगस्त को होगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर एक परियोजना शुरू की है। यह कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है। ONDC का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म के स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल और ओपन स्पेसिफिकेशंस का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ONDC से पूरी मूल्य श्रृंखला को डिजिटलाइज करने, परिचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं के समावेशीकरण को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स में दक्षता हासिल करने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में सुधार होने की उम्मीद है। टेली लॉ प्रोग्राम, तो टेलीफोन के माध्यम से लॉ संबंधित जो विधि संबंधी सहायता है वो पाना, ये टेली लॉ प्रोग्राम का एक लक्ष्य है। हाल ही में न्याय विभाग के टेली लॉ कार्यक्रम के तहत 9 लाख अभ्यर्थियों का आंकड़ा पार कर लिया गया है। यह कार्यक्रम उन वंचितों ज़रूरतमंदों को जोड़ता है जो कॉमन सर्विस सेंटरों में उपलब्ध इंटरफेस प्लेटफॉर्म की मदद से पैनल वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं। यह कार्यक्रम कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया था। इसे पूर्व मुकदमेबाजी चरण में मामलों से निपटने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था। 2017 में टेली लॉ प्रोग्राम लोगों को बिना समय और पैसा बर्बाद किए कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाता है। यह सेवा उन लोगों के लिए निःशुल्क है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अनुसार निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र हैं। तो धारा 12 में इसका वर्णन है, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, अन्य अक्षम व्यक्तियों को, इसमें SC ST हो गए, ठीक है, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता का वहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए प्रावधान है जिसके तहत यहाँ पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य के लिए ऐप, मत्स्य सेतु ऐप, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया। मत्स्य सेतु ऐप को ICAR की सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप में प्रजातिवार या विषयवार
स्व शिक्षण ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल शामिल है। भारत दुनिया भर में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। यह दुनिया भर में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। ये पूछ सकता है, ये लास्ट वाली लाइन ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय बनाया गया है, आपको पता है। और पहले इस नए मंत्री का जो कार्यभार देख रहे हैं, गृह मंत्री वर्तमान में जो है अमित शाह जी, उन्हीं को ये मिला है, ठीक है। तो पहले सहकारिता मंत्री वही बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की गई है। इस नए मंत्रालय के जरिए सरकार ने सहकार से समृद्धि का लक्ष्य रखा है। नाम याद रखिएगा, सहकार से समृद्धि। जन आंदोलन का काम करेगा यह नया मंत्रालय। सहकार अर्थात राज्य, केंद्र और लोगों की सहभागिता इसका मूल लक्ष्य है। इसी आधार पर यह काम करेगा। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। आपको पता है सहकारी समितियों को 97वें में संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इससे ये ज्ञात होता है कि आने वाले समय में सहकारी समितियां कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी देश को समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। आने वाले समय में यहाँ पर ढेर सारे रोजगार भी आपको देखने को मिलेंगे। यह सहकारी समितियों को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में काम करने में मदद करेगा। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार सुगमता यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। साथ ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास को बेहतर करने के लिए काम करेगा। म्यांमार की सेना की 4 कट्स रणनीति, चारों तरफ से काटने की रणनीति है। तो 1 फरवरी किसकी? म्यांमार सेना की। 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट किया गया म्यांमार में। निर्वाचित सरकार से सत्ता पर कब्जा करने के बाद म्यांमार की सेना, जिसे तात माडा के नाम से भी जाना जाता है, अपने शासन के प्रतिरोध पर नियंत्रण करने के लिए अपनी 4 कट्स की रणनीति पर लौट आई है। 4 कट रणनीति है क्या? तो 4 कट एक सिद्धांत था जिसे विद्रोहियों को उनके प्रमुख इनपुट जैसे फंडिंग, भोजन, खुफिया जानकारी, रंग रूटों से अलग करने के लिए, लॉजिस्टिक्स से अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित, आंशिक रूप से विद्रोही नियंत्रित और सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सेना ने म्यांमार को काले, भूरे और सफ़ेद क्षेत्रों में विभाजित किया। ब्लैक जोन सेना के लिए फ्री फायर एरिया थे। यहाँ पर जब चाहे तब ये फायर कर सकते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट, आपको पता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, थोड़ा तेज़ी से इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ वीकली, क्योंकि ऑलरेडी हम डेली डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों को। आज की डेट में वीकली करंट अफेयर्स में हम तेज़ी से इन सब चीज़ों को ओवरव्यू कर लेते हैं। आपको अगर स्लो देखना है तो आप स्लो कर सकते हैं। अभी तो यूट्यूब ने काफ़ी सुविधा प्रदान की है। जो चीज़ें स्लो हैं उसको फास्ट करके देख सकते हैं, जो फास्ट हैं उनको स्लो करके देख सकते हैं। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है जिसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित हैं। यह पेंट किसानों की आय बढ़ाने और देश में स्वरोजगार पैदा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ लॉन्च किया गया है। भालिया गेहूँ हाल ही में चर्चा में रहा। जीआई प्रमाणित भालिया किस्म की गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। जीआई प्रमाणित गेहूं की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है। भालिया गेहूं की फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है, उसी के नाम पे इसका भालिया नाम पड़ा है। गेहूं की इस किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है। सिलम्बम हाल ही में सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में गणेशन संधिराकासन नाम के एक भारतीय ने सिलम्बम के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। तमिलनाडु का यह एक मार्शल आर्ट है। सिलम्बम नाम है इसका। पारंपरिक एक मार्शल आर्ट है। तो सिलम्बम एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति तमिलकम में हुई, जो वर्तमान में भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है। यह विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक है। केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू से निकटता रखता है। डेनमार्क में किया गया दुनिया के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में बनाया गया है। ऊंचाई कितनी है? 21.16 मीटर है। ठीक है, नया गिनीज रिकॉर्ड बना है डेनमार्क में। सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो अभी सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से हटा करके वित्त मंत्रालय के तहत ला दिया गया है ताकि विनिवेश करने में काफ़ी आसानी हो सके। सार्वजनिक उद्यम विभाग को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल हो गए हैं।
एक तो ये है खुद ही, और बाकी अन्य 5 जो पुराने हैं आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2021-22 में बदलाव की घोषणा की थी। अभी बदलाव हो गया। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का पहला संस्करण था भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 6 जुलाई 2021 को हुआ था। इस कार्यक्रम में हिंद प्रशांत के विभिन्न देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय में सचिव, पूर्व की तरफ की जो सचिव हैं रीवा गांगुली दास ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और सीमा पार संबंधों और व्यापार बुनियादी ढांचे में सुधार करके हिंद प्रशांत में व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट या शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। कौन सा? इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट। 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा IPOI की घोषणा की गई थी। 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 में कुल 21 देश भाग ले रहे हैं। तो 21 देशों ने भाग लिया, ये याद रखिएगा। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है क्या? तो IPOI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 नवंबर 2019 को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह पहल क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में आम चुनौतियों के सहकारी और सहयोगी समाधान खोजने के लिए देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक खुली गैर संधि आधारित पहल है। स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा। स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने एकीकृत प्रणाली लागू की है, इसका नाम स्पर्श है। रक्षा पेंशन को मंजूरी और वितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली, एकीकृत मंच प्रदान करेगा। यह DRDO और AICTE ने रक्षा प्रौद्योगिकी MTech कार्यक्रम लॉन्च किया था। और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए MTech कार्यक्रम चलाया जाएगा, एक ऐतिहासिक ये शुरुआत है। तो DRDO और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित MTech कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आवश्यक सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। याद रखिएगा, MTech कार्यक्रम है, मास्टर डिग्री है, बैचलर नहीं। ओके। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? उदयन माने बने हैं। पहले कौन बने? आज ही सुबह बताया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। परीक्षा खबरी के सुबह वाले वीडियो में मैंने पहला भी बताया है, दूसरा भी बताया है, तीसरी जो महिला है उसका नाम ही बताया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च किसने किया है? दिल्ली ने। विश्व जनसंख्या दिवस 2021, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021। थीम याद रखिएगा इसकी क्या है? अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, ये इस बार की थीम रही। बाकी सारी चीज़ें आपको सुबह बताए हैं मैंने। 11 जुलाई 1989 को घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद के द्वारा। और कब घोषणा की गई थी 11 जुलाई को? क्यों? क्योंकि 11 जुलाई 1989 को विश्व की जनसंख्या ऐसा माना जाता है कि 5 अरब हो गई थी, 500 करोड़ हो गई थी। इसी उपलक्ष्य में 11 जुलाई 1990 को पहली बार 90 देशों में इसको मनाया गया था। तब से ये हर वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। DBGEN-WOC ये क्या है? मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट संबंधी दुनिया का पहला डेटाबेस तैयार किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी द्वारा तैयार किया गया है। दुनिया का पहला डेटाबेस है, ध्यान रखिएगा। INS तबर हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में इस भारतीय नौसेना पोत ने भाग लिया है। यह अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त संचालन को मजबूत करने के लिए पारस्परिक रूप से लाभदायक था। अमेजन ने गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया। कहाँ पे? गुजरात में। किसने? अमेजन ने। तो भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ई-कॉमर्स के लाभों के संदर्भ में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। ई-कॉमर्स GST तथा कराधान समर्थन, शिपिंग एवं रसद समर्थन, कैटलॉगिंग सहायता व डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं के लाभों पर प्रशिक्षण सहित तीसरे पक्ष की सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी ने विक्रेताओं को पूरे भारत और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे अधिक ग्राहकों व व्यवसायों को सामूहिक रूप से ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने में मदद मिली है। वन लाइनर में सारी चीज़ें देख लेते हैं जो हमने इस सप्ताह देखी। कोविड-19 महामारी की स्थिति के चलते सड़क पर रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिए एक नीति किसने बनाई है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव किस सरकार ने पारित किया? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए UDISE+ लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने।
तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-20 के लिए यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट ने भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कुछ दिलचस्प तथ्यों पर प्रकाश डाला है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मुँह की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया? किसने? जम्मू कश्मीर ने दरबार मुँह की 149 साल पुरानी प्रथा जो चली आ रही थी समाप्त कर दिया। दरबार मुँह जम्मू और कश्मीर के सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों के एक राजधानी शहर से दूसरे शहर में द्विवार्षिक शिफ्ट करने का दिया गया नाम होता था। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल किए गए शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS-10M को DRDO द्वारा किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? लार्सन एंड टुब्रो L&T कंपनी के द्वारा। तो सेना ने 2 जुलाई 2021 को उत्पादन एजेंसी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10M का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया। किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है? अमेरिका ने। संघीय स्तर पर वहाँ पे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई? सभी प्रारूपों को मिलाकर मिताली राज, जो कि भारतीय कप्तान है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ा। 38 साल की मिताली राज के अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल मिलाकर 10,337 रन हो गए, मतलब टेस्ट, वनडे, T20 सब मिलाकर। कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है? माना पटेल नाम है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 2 वर्ष का। सुमित मलिक पर पहलवान किस देश ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है? तो भारत ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है। गाली गलौज और अन्य फेक न्यूज़ से बचने के लिए ऐसा भारत सरकार ने कड़क कदम उठाने के लिए एक पहल की है। यह मई 2021 से लागू हुआ। इन नियमों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायतों के विवरण की गई कार्रवाई और निगरानी विवरण पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है। फेसबुक ने हाल ही में 15 मई से 15 जून के बीच की अवधि के लिए अपनी पहली मासिक रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक में लगभग 30 मिलियन सामग्री या पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की। भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली मानव उपयोग के लिए इम्यूनोबायोलॉजिकल टीके और एंटीसेरा के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जिनमें से एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में और दूसरी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में है। तो 2 का शुरुआत कहाँ हुआ है? 2 जगह, ध्यान रखिएगा। और जब पहला पूछा जाए तो पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई थी, स्थापित की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में 2 कहाँ स्थापित की गई है? एक पुणे में, एक हैदराबाद में। कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? तो छत्तीसगढ़। इस वर्ष 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल कोयला उत्पादन के दौरान 2020-21 के दौरान 2.02% की गिरावट के साथ 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन दर्ज किया। इसके बाद दूसरे स्थान पर उड़ीसा, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। जबकि कोकिंग कोल की बात करें तो झारखंड सबसे ऊपर है। भारत OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन BEPS में शामिल हो गया है। BEPS का फुल फॉर्म क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो भारत G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत वैश्विक कर सौदे में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना चाहता है। यह सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां कहीं भी काम करती हैं वहां पर उनके उचित हिस्से को भुगतान करें। हालांकि जब वैश्विक कर व्यवस्था लागू की जाती है तो भारत को गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाए जाने वाले लेवी को भी वापस लेना होगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य कितना है? जैसा कि RBI द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है 7.5%। एकदम रट लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया कि बैंक के कुल ऋण NBC या CEOBE का 7.5% सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किया जाना चाहिए।
हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमईज़ के तहत खुदरा और थोक व्यापार को शामिल करने की घोषणा की थी। ये भी याद रखिएगा, इस वर्गीकरण के अनुसार व्यापारियों को अब आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण का लाभ मिलेगा। वे आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित योजनाओं के हिस्से के रूप में तत्काल अवधि के वित्त का लाभ उठाने के लिए भी पात्र होंगे। नियोवाइज, जिसे 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? तो ये नासा का टेलीस्कोप है। इसको हाल ही में 2 वर्ष का मिशन विस्तार दिया गया है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, नियोवाइज इसका फुल फॉर्म है। यह क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की खोज करता है, उसकी निगरानी करता है, जिसमें ऐसी वस्तुएं भी शामिल हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है? एल्सा नाम है। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा ने हाल ही में क्यूबा को प्रभावित किया। किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। अभी सुबह ही बताया था इसके बारे में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? जापान का। भारत का इस सूची में 90वां स्थान है। वहीं इस सूची में सबसे खराब स्थान अफगानिस्तान का है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेलने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? हाशिम अमला ने। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। अगले साल भारत में होगा यह, ठीक है। किस स्टेडियम में होगा? तो 3 में से एक स्टेडियम, उसमें से नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम है। अन्य 2 स्टेडियम अभी चुने जाएंगे। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? विद्या बालन के नाम पे। फायरिंग रेंज, जहाँ पे फायर की प्रैक्टिस होती है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकंदरा टाइगर रिजर्व, ये तीनों टाइगर रिजर्व राजस्थान में हैं, तो इनको कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है, तीनों को जोड़ करके राजस्थान सरकार ने। कोविड के संदर्भ में स्वैप सेक क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के वैज्ञानिकों की टीम ने हाल ही में एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम स्वैप सेक है, इस पर वास्तविक दुनिया के परिणामों की सूचना दी। ओके, तो याद रखिएगा कहाँ पर। हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया? तो आसियान ने जैव विविधता पर, यह 3रा सम्मेलन था इसका जो कि आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 5 सत्र हुए। 5वें सत्र में टूवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर थीम, इस पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, इस पर ये सत्र आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का 5वां जो सत्र था, ठीक है, याद रखिएगा किससे संबंधित है? आसियान से। तो आज के लिए इतना ही, ये वीकली था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए परीक्षा खबरी के पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को सुपरफास्ट तरीके से देख लेते हैं। आज सुबह परीक्षा खबरी नहीं दे पाए थे, कल के वीडियो में इंक्लूड रहेगा, ठीक है, सुबह देख लीजिएगा आप लोग। बाकी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ वो भी देख सकते हैं। फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। क्या नाम है? फिट फॉर 55। क्यों है? जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने के लिए। ये एक महत्वाकांक्षी प्रस्तावों की श्रृंखला है जिसको यूरोपीय संघ के देशों ने, जो 27 देश हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है। वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए यूरोपीय संघ का रोड मैप है। क्या नाम है? फिट फॉर 55। संवेदन 2021 हैकाथॉन था जिसको भारत में सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विकसित करने के लिए आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो IIT मद्रास और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति, इसकी महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहली बात कि कब से कब तक के लिए है? 2021 से 2030 की अवधि के लिए ये जनसंख्या नीति है, इसको अपनाया जाएगा। इसके उद्देश्य क्या क्या है महत्वपूर्ण? तो वर्तमान में 2.7 है TFR उत्तर प्रदेश का। भारत का कितना है? 2.1 है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 2.7 है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर जिसको कहते हैं, इसको 2026 तक घटा करके भारत के स्तर तक ले आना है 2.1 तक। और वर्ष 2030 तक कितना करना है? 1.9 करना है।
1.7 ये द हिंदू में गलती से छप गया था, तो द हिंदू से चूँकि वो आर्टिकल हमने लिया था तो 1.7 ही कर दिया था उसी वाला। लेकिन दरअसल अगर आप सरकार की वेबसाइट देखें, उसका पत्र देखें तो 1.9 है, 2030 तक 1.9 करना है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को वर्तमान में 31.7% तक बढ़ाकर वर्ष 2026 तक 45% तक करना है और वर्ष 2030 तक 52% तक करना है। मातृ मृत्यु दर को 197 जो कि वर्तमान में है, इससे घटाकर 150 से 98 तक, अर्थात मैक्सिमम और मिनिमम दोनों दिया है। और शिशु मृत्यु दर को 43 से घटाकर 32 से 22 तक, और 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर को 47 से घटाकर 35 से 25 तक लाना। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं जिसको याद रखना है। नीति के तहत क्या क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे लोग इस दिशा में काम करेंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करने वाले 2 या इससे कम बच्चों वाले कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 2 बच्चों के मानों को पूरा करने वाले लोक सेवकों को उनकी पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों सहित 12 महीने का पितृत्व या मातृत्व अवकाश, और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता की योगदान राशि में 3% की वृद्धि प्रदान की जाएगी। जनसंख्या को नियंत्रण में योगदान करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को जल, आवास, गृह ऋण आदि पर करों में छूट जैसे लाभ दिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे के माता पिता द्वारा पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनते हैं तो उस बच्चे के लिए 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को लागू करने के लिए एक राज्य जनसंख्या कोष स्थापित करने की योजना है। विधेयक के मसौदे में राज्य सरकार से सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने के लिए कहा गया है। यह नीति स्वैच्छिक होगी, इसे किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। राइट टू रिपेयर आंदोलन, ये क्या है? तो उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों की मरम्मत खुद करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राइट टू रिपेयर आंदोलन ये शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य क्या होगा? कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स, औजार तथा इनको ठीक करने के लिए उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाले दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है, जिससे इन उत्पादों का जीवन काल बढ़ सके और इन्हें कचरे में जाने से बचाया जा सके। नासा का वाइपर मिशन पूछ सकता है डायरेक्ट, तो नासा का है क्या? हाल ही में नासा ने वर्ष 2023 में वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वाइपर मिशन भी कहा जा रहा है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है 2023 में। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? यह पता करना है कि क्या चंद्रमा पर स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वहाँ मानव जीवन संभव हो सकता है। इस उद्देश्य का, इस बात का पता लगाना है। वाइपर है क्या? एक मोबाइल रोबोट है। यह किसी अन्य खगोलीय पिंड पर उनके संसाधनों का मानचित्रण करने के लिए भेजा जाने वाला पहला रोबोटिक मिशन है। ब्रायम भारतीयेंसिस, ये क्या है? हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिक में काई की एक देशी प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम, जो कि भारतीय हमारा वहाँ पे आर्कटिक स्टेशन है, अंटार्कटिका में जो स्टेशन है भारत का अनुसंधान स्टेशन, जिसका नाम भारतीय, उसी के नाम पे इसका नाम ब्रायम भारतीयेंसिस रखा गया है। तो भारत और भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन, भारतीय के नाम पर इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीयेंसिस रखा गया है। भारत में वियतनाम का पहला मानद महावाणिज्यिक दूत, ये जो है दूतावास खोला गया है। कहाँ पे? वियतनाम, भारत में का किसका? वियतनाम का। तो हाल ही में वियतनाम और कर्नाटक राज्य के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बंगलुरु में मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है। बंगलुरु स्थित उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। इनका नाम याद रहेगा, NS श्रीनिवास मूर्ति को। शिरीषा बांदला बनी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला। तो भारतीय मूल की शिरीषा बांदला 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई हैं। उन्होंने अरबपति सर रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान VSS यूनिटी में सवार होकर अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरी है। नाम याद रखिएगा, VSS यूनिटी। बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली चौथी भारतीय भी बन गई हैं। एक तो राकेश शर्मा थे, बाद में 2 महिलाएं भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, और अब ये
तीसरी महिला बनी और चौथी कुल भारतीय बन गई है अंतरिक्ष में जाने वाली। रिचर्ड ब्रैंसन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति बन गए इसी के साथ। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस भी 20 जुलाई 2021 को टेक्सास के वैन हॉर्न से न्यू शेपर्ड रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में कहाँ, कुल्लू में शुरू की गई है। मॉन्क फ्रूट जो कि चीन से लाया गया है, मॉन्क फ्रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग कहा जाता है कि सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू किया था। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू हो गई है। इस फल को हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पेश किया गया था। मॉन्क फ्रूट अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में भी जाना जाता है। संघाई सहयोग संगठन बैठक 2021 कहाँ पर आयोजित हुई? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया भारत की तरफ से। किसान सारथी मंच, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यह किसान सारथी मंच नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष तौर पर कृषि और संबद्ध विषयों पर वार्ता करने एवं व्यक्तिगत सलाह लेने में मदद करेगा। हिमालयी याक, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में दिरांग में स्थित राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र द्वारा याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक करार किया गया है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में स्थित राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र द्वारा। फास्टर, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं NV रमन ने जेल अधिकारियों को जमानत और अन्य आदेशों को तुरंत प्रसारित करने के लिए फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये लॉन्च किया है। भारत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नारकोटिक्स और साइक्रोट्रॉपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? अहमदाबाद में। किस स्थान पर? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में। परीक्षा खबरी एक्सप्रेस में देखते हैं क्या क्या है जो सुपरफास्ट चीज़ें हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? पटना में, पटना विश्वविद्यालय के परिसर में। भारत की पहली निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? नागपुर में। किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर आपको ये स्टार भी लगा दूँ कि यहाँ पर ट्रिपल स्टार इसको दे दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता नोवाक जोकोविच ने। ये छठा ग्रैंड स्लैम था इनका, विंबलडन का छठा ग्रैंड स्लैम था जो इन्होंने जीता था विंबलडन का, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। ये भी आ सकता है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड के देहरादून के चकराता शहर में, 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाला। अब आयोजन अब इसका कब होगा? 2022 में होगा। इन खेलों का शुभंकर क्या होगा? धाकड़ होगा। 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लद्दाख बन गया है 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला, मतलब पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर 100% खुराक दी जा चुकी है। मातृ कवचम अभियान ये कहाँ पे आयोजित, यहाँ पे कहाँ पे अभियान ये चलाया गया? केरल में। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किसने किया? तो पुर्तगाल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। साल 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये दूसरा अवसर होगा जब BWF विश्व जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसका आयोजन भारत में होगा। इसके पहले 2009 में हैदराबाद में इसका आयोजन हो चुका है। ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज़ की महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्टेफनी टेलर बन गई हैं। NTPC भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। कहाँ पे? कच्छ के रन में
गुजरात में कितनी क्षमता होगी इसकी? 4750 मेगावाट। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस भीम यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश, सभी मानकों को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? भूटान। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? लद्दाख में पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना है। ठीक है, एनटीपीसी आरईएल के द्वारा ये शुरू की गई है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पहले प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पद्म कुमार माधवन नायर। हाल ही में इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास किस अरब कंट्री ने खोला है? यूएई ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो रूस ने। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए लोगों का दल भेजने जा रहा है। कितने कुल लोग जा रहे हैं? 228। अब तक का सबसे बड़ा दल ये जा रहा है ओलंपिक में, जिसमें 119 एथलीट होंगे, जिसमें 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी होंगी और 18 खेल विधाओं में ये भाग लेंगे। इनके साथ जो स्टाफ जा रहे हैं इनको मिलाकर कुल 228 लोग जा रहे हैं। गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बना है। कहाँ पे? गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे। सीधे पूछ सकता है कहाँ पर, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। चित्र में भी हमने प्रदर्शित किया था, जो उक्त दिनांक का परीक्षा खबरी था, उसमें आप देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई 99 मीटर होगी। अहमदाबाद में साइंस सिटी में 3 नए आकर्षणों का उद्घाटन किया गया है। किसका? एक जलीय गैलरी, एक प्राकृतिक पार्क और एक रोबोटिक गैलरी का। साक्ष्य संग्रह के लिए देश में पहली बार 206 अपराध स्थल अधिकारियों की भर्ती करने की योजना किसने लॉन्च की है? कर्नाटक ने। यूरोपीय देशों में होता था, लेकिन भारत में पहली बार कर्नाटक में ये होगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन को बढ़ा दिया गया है कब तक के लिए? 1/4/2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? पीयूष गोयल को। इनको राज्यसभा में सदन का नेता बना दिया गया है। केंद्रीय सूची में ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का प्रमुख कौन है? जी रोहिणी की अध्यक्षता में अभी इसके 11वीं बार जो है इस आयोग का कार्यकाल बढ़ा गया है। 11वीं बार। अफगान शांति प्रक्रिया के लिए नया क्वाड समूह का गठन कौन करने वाला है? अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ये नए क्वाड समूह का गठन कर रहे हैं अफगान की शांति प्रक्रिया में भाग लेने की, उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है अभी अमेरिकी सेना ने वहाँ से जाने का क्रम लगभग समाप्त कर लिया है और वहाँ पे फिर से तालिबानी जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। उसी क्रम में ये नए क्वाड समूह का गठन हुआ है। एक क्वाड समूह आपको पता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने बनाया है चीन के अगेंस्ट, चीन के प्रतिरोध में, जो उसकी साम्राज्यवादी गतिविधियां उसको रोकने के लिए। और एक ये नया क्वाड समूह है। कौन कौन शामिल है? ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। जापान की सहायता से निर्मित किया गया है ये। T20 क्रिकेट, कल सुबह वाले वीडियो में रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में पहली बार को सेब का निर्यात किसको किया है? भारत को। 50 वर्षों में पहली बार। दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इसकी उत्पादन क्षमता 1 अरब किलोवाट घंटे रहेगी। भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है कहाँ पे? गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। एक ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। भारत को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किसने सौंपे हैं? ये हेलीकॉप्टर किसने लिया है भारत ने? अमेरिकी नौसेना ने। पूछ सकता है MH-60R है क्या? तो ये हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों कहाँ भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। इससे पूर्व 6 देशों जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन तथा यूरोपीय संघ में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल था और अब ऐसे देशों की संख्या कुल 9 हो गई है। तो इतना ही था पूरे सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स थे, वन लाइनर और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हमने देख लिया। बाकी आपको विस्तृत रूप से देखना है तो कवर देख सकते हैं, पूरे सप्ताह का प्लेलिस्ट में है और मंथली वीडियो में भी देख सकते हैं, जो PDF हम देंगे देख सकते हैं।
अन्य कुछ अगर आपके अंदर डाउट हो मन में तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा खबरी के इस सप्ताह के संपूर्ण जो पॉइंट्स हैं तेज़ी से सुपरफास्ट तरीके से देखेंगे। कल आपको पूरे मंथ का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एकेडमिक क्रेडिट बैंक ABC केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित अकादमिक क्रेडिट बैंक शुरू किया जाएगा। इसमें रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे आपके। अगर कोई बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो जहाँ से पढ़ाई छोड़ा रहेगा उस रिकॉर्ड के थ्रू वो फिर से वहीं से एडमिशन, उसके आगे से एडमिशन ले सकेगा। जैसे BSc थर्ड ईयर से जैसे छोड़ा है किसी ने पढ़ाई, ठीक है, BSc थर्ड ईयर का सर्टिफिकेट उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर वो कभी भी फोर्थ ईयर में एडमिशन ले सकता है उस रिकॉर्ड के थ्रू। ये रिकॉर्ड एकेडमिक क्रेडिट बैंक में रखा जाएगा। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई है। एकेडमिक क्रेडिट बैंक के तहत छात्रों के लिए किसी डिग्री या पाठ्यक्रम को छोड़ने और संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा। एक निश्चित समय के पश्चात छात्र अपनी अधूरी छोड़ी हुई पढ़ाई को उसी स्तर से पुनः शुरू कर सकते हैं। एकेडमिक क्रेडिट बैंक एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो एक छात्र के एकेडमिक क्रेडिट का रिकॉर्ड रखेगा। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार ये किसको दिया गया है? वाइस एडमिरल विनय बधवार को। भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। आर्मेक्स 21 यह भारतीय सेना का एक स्कीइंग अभियान है। क्या नाम है? आर्मेक्स 21। भारतीय सेना, आर्मी से याद रखिएगा, आर्म से आर्मी, एक्स से एक्सरसाइज, 21 मतलब 2021 में हुआ है। भारतीय सेना का एक स्कीइंग अभियान है। आर्मेक्स 21 का आयोजन देश व भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया था। इस अभियान को 10 मार्च को लद्दाख के काराकोरम दर्रे पर रवाना किया गया था और 6 जुलाई को उत्तराखंड के मलारी में यह समाप्त हुआ। तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर बना भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल। ये रुद्रेश्वर मंदिर, या जिसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी, क्योंकि काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप ने इसका निर्माण करवाया था, रुद्रदेव ने निर्माण करवाया था, इसलिए इस शिव मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना राज्य के मुलुगु ज़िले के पालमपेट में स्थित है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं सत्र की बैठक चाइना में हुई थी, वहाँ पे निर्णय लिया गया। रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, उसको भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल टैग 2019 के लिए प्रस्तावित किया गया था। तो ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल भी बना, ठीक है। इसके बाद 40वां भी चुना गया, जिसको धोलावीरा कहते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, प्रमुख नगर था, जो कि अपने जल संसाधन के लिए विश्वविख्यात है। आज भी ये सभ्यता जानी जाती है अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जिसको चुना गया है इसमें। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें शहर के धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। धोलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी तक का है। भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस में 40 या अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं। तो भारत भी अब स्पेशल 40 में शामिल हो गया है। भारत में जो 40 विश्व धरोहर स्थल हैं उनमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित, अर्थात सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में कंचनजंगा जिसको कहते हैं शामिल है। सिक्किम का रामप्पा मंदिर भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल चुना गया इसी 44वें बैठक में, और 40वां धरोहर स्थल धौलावीरा को चुना गया। ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान या क्या है? सोहरा कहाँ पर है? चेरापूंजी में। वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान। इसका नारा क्या है? एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा मिलकर के ये शुरू किया गया है अभियान। वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद मिलेगी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में अगर पूछे तो। बाईपैराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल, ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिससे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है निर्माण होगा इससे। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में कोई भी
खामी आएगी तो ये अपने आप उसको बना लेगा, मैकेनिक की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मटेरियल विकसित किया है जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक घटकों की स्वयं ही मरम्मत करने में सक्षम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ऐसे पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल विकसित किए हैं जो अपनी स्वयं की यांत्रिक क्षति की मरम्मत करने में सक्षम है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 क्या है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2019 और जून 2020 के बीच आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। श्रम संकेतकों में पिछले 2 वर्षों यानी वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में सुधार दर्ज किया गया है। बेरोजगारी दर की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% तक पहुंच गई है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 5.8% थी और वर्ष 2017-18 में 6.1% पे थी। तो बेरोजगारी दर अभी 2019-20 में गिरी है, 4.8% तक पहुंच गई है। कामगार जनसंख्या दर, इसमें वर्ष 2018-19 में 35.3% और वर्ष 2017-18 में 34.7% की तुलना में वर्ष 2019-20 में सुधार हुआ है तथा यह 38.2% पर पहुंच गई है। श्रम बल भागीदारी अनुपात अगर देखें तो वर्ष 2019-20 में यह पिछले 2 वर्षों में क्रमशः 37.5% और 36.9% की तुलना में बढ़ करके 40.1% हो गया है। अर्थव्यवस्था में श्रम बल भागीदारी अनुपात जितना अधिक होता है यह अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2019-20 में या पिछले 2 वर्षों में जो था उससे बढ़ करके क्या हो गया है, 40.1% हो गया है। तो अर्थव्यवस्था के लिए ये सही है। लिंग आधारित बेरोजगारी दर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 में पुरुष और महिला दोनों के लिए बेरोजगारी दर गिरकर क्रमशः 5.1% और 4.2% पर पहुंच गई है, जो कि वर्ष 2018-19 में क्रमशः 6% और 5.2% पे क्रमशः थी। इस वर्ष के दौरान कामगार जनसंख्या दर और श्रम बल भागीदारी अनुपात में भी तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ है। तो ये सभी बेरोजगारी संबंधित जो भी आप लेख लिखोगे वहाँ पे काम देंगे। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट अभी आया है, इसमें क्या खास बातें रही हैं। 27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। इससे पहले IMF ने 12.5% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था। अन्य प्रमुख बिंदु अगर देखें तो IMF को 2022-23 के लिए भारत के लिए 8.5% की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है, जो कि अप्रैल में अनुमान था 6.9%, मतलब अगले वित्त वर्ष 2022-23 में ये बढ़ जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP में 9.5% और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जो समृद्धि दर है 2021-22 जो वर्तमान चल रहा है बजट वर्ष, इसमें 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 22 के लिए भारत की GDP वृद्धि जो है 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% पहले लगाया था, अभी घटाकर 10% कर दिया है। आर्थिक समीक्षा जो कि वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया तो उसमें जो बजट जो पेश किया गया था उसमें 11% दिखाया गया था, 11.5%। ठीक है। विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि वर्ष 2021 में 6% और वर्ष 2022 के लिए 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि वर्ष 2021 में 6% और वर्ष 2022 के लिए 4.9% रहने का अनुमान है। इतने सारे आंकड़े आपको बार बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि इकोनॉमिक जो आउटलुक आता है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। ठीक है। भारत में बैंकों की कुल गैर निष्पादित आस्तियाँ NPA वर्तमान में कितना है, तो ध्यान रखिएगा कितना है, 8.34 लाख करोड़ रुपए खराब ऋण NPA जिसको कहते हैं 31 मार्च 2021 के अंत तक। मार्च 2020 के मुकाबले में NPA में 61,180 करोड़ रुपए की गिरावट आई है।
2019 में यह 9,33,779 करोड़ रुपए था, अभी घट गया है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा हाल ही में दो संस्थानों को दिया गया है। हरियाणा के कुंडली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट को, और तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान IIF-PT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। लोकसभा ने ESSDP अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल क्या है? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह पोर्टल पृथ्वी प्रणाली जैसे महासागर, वायुमंडल, भू विज्ञान, ध्रुव और भूकंप विज्ञान पर विज्ञान डेटा की पुनर्प्राप्ति और खोज में सुविधा प्रदान करेगा। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार आम लोगों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए और आम लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इसमें ले सकेंगे माई गवर्नमेंट पोर्टल से। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, सरकार ने ये पूछ सकता है डायरेक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा भी पोर्टल लॉन्च किया? माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। अनुसंधान व विकास, शिक्षा एवं उद्योग के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए ये लक्ष्य रहेगा। इसका प्रस्तावित परिव्यय लगभग 50,000 करोड़ रुपए है और इसे आगामी 5 वर्षों की अवधि में तैयार किया जाएगा। इस संगठन की परिकल्पना नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भी की गई है। रूस का नौका मॉड्यूल, ये क्या है? हाल ही में रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका नाम से एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है, जो स्पेस स्टेशन पर देश की मुख्य अनुसंधान सुविधा के रूप में काम करेगा। नौका, जिसका अर्थ रूसी भाषा में विज्ञान है, रूस की अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। क्या नाम है? नौका, ध्यान रखें। कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2021, भारतीय नौसेना अफ्रीका के पूर्वी तट पर कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास में भाग ले रही है। समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में INS तलवार भाग ले रहा है। इस नौसैन्य अभ्यास, यह जो नौसैन्य अभ्यास है 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट आयोजित किया जा रहा है। यह समुद्री अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक कौन है? पूछ सकता है, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछता है। तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, RBI जिसको FCA कहते हैं, विदेशी मुद्रा संपत्ति। तो RBI के आंकड़ों के अनुसार 16 जुलाई 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 835 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर कितना हो गया? 612.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया है। विदेशी मुद्रा भंडार समग्र भंडार, जो विदेशी मुद्रा संपत्ति है, FC है, फॉरेन करेंसी एसेट्स जो हैं, जो संपूर्ण भंडार है उसका सबसे प्रमुख घटक है। भारत चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक भी बन गया है। इसके साथ ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म, इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म, पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुरियांग कांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है बॉटम द्वीप कहाँ पर है, या मिलान करने के लिए आ सकता है, इंडोनेशिया में। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय और वैश्विक उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह उत्कृष्टता केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। कासिस, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कासिस बोलेंगे, औद्योगिक शहरों की श्रेणी में IGBC ग्रीन सिटी रेटिंग के अंतर्गत प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र अपने हरित आवरण का विस्तार करने, 68 प्रजातियों के पेड़ उगाने और 28 किस्मों के पक्षियों को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। इस क्षेत्र में अधिकांश पेड़ मियावाकी वनीकरण पद्धति से
वर्ष 2019 के बाद लगाए गए हैं। मियावाकी वही वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने ऐसे वृक्षों की उपज की खोज की, ऐसे टेक्निक की खोज की है जिसमें वृक्षों की जो लंबाई है या वृक्षों की जो वृद्धि होगी 10 गुना तेज़ी से होगी। तो मियावाकी वनीकरण पद्धति से वर्ष 2019 के बाद ये लगाए गए हैं। IGBC ग्रीन सिटीज़ रेटिंग प्रणाली एक स्वैच्छिक और आम सहमति पर आधारित कार्यक्रम है। शहरों में पर्यावरणीय संवहनीयता का समाधान करने के संदर्भ में यह भारत की अपनी तरह की पहली रेटिंग है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भारतीय उद्योग परिसंघ का एक भाग है और इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? रोम में। संयुक्त राष्ट्र की 3 संस्थाओं, खाद्य और कृषि संगठन जिसका कि मुख्यालय भी रोम में है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम, इन तीनों के संयुक्त नेतृत्व में ये शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हासिल करने के लिए कार्रवाई दशक के एक भाग के रूप में किया जाता है। खाद्य प्रणाली शब्द का तात्पर्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और उपभोग करने में शामिल गतिविधियों के समूहन से होता है। इंद्रा 2021 भारत और रूस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 12वां संस्करण रूस के वोल्गाग्राड में आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अनुरूप दोनों देशों की सेनाएं आतंकरोधी सैन्य अभ्यास करेंगी। दिवाला और दिवालापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार IBC जो अधिनियम है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2021 जो संशोधन हुआ है, 2016 में एक कोड आया था। इसके अनुसार अधिकतम डिफ़ॉल्ट राशि कितनी है जिस पर प्री पैक्ड समाधान लागू होगा? ये है 1 करोड़ रुपए। लोकसभा ने हाल ही में दिवाला और दिवालापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। यह विधेयक अप्रैल में प्रख्यापित IBC संशोधन अध्यादेश 2021 की जगह लेगा, जिसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के डिफ़ॉल्ट के साथ दिवाला समाधान तंत्र के रूप में प्री पैक पेश किया था। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश भर में साइकिल के अनुकूल पहल करने के लिए 2020 में इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज शुरू किया था। हाल ही में मंत्रालय ने 11 शहरों को इंडियाज़ टॉप 11 साइकिलिंग पायनियर्स के खिताब से नवाजा है। शीर्ष 11 शहरों को अपनी साइकिल चालन पहल को बढ़ाने के लिए प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और इन 11 में जो शीर्ष पे रहा, जो टॉप था, वो भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी रहा। ध्यान रखिएगा, ये चैलेंज जीतने वाला कौन सा रहा? भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी, याद रखिएगा। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है, जिसे ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा। 14 कलाकृतियां भारत को लौटाने की घोषणा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी द्वारा अपने एशियाई कला संग्रह से संत साबंदर की मूर्ति सहित 14 कलाकृतियां भारत को लौटाने की घोषणा की गई है। नित्य मुद्रा में बाल संत साबंदर की यह प्रतिमा 12वीं शताब्दी के चोल वंश से संबंधित है। साबंदर दक्षिण भारत में सक्रिय 63 नयनार संतों में से एक थे। इन संतों ने भक्ति, कविता और गीतों के माध्यम से शिव की आराधना को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 36वां संस्करण कारपेट भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच हुआ है। 36वां संस्करण था। इंडोनेशिया के साथ अन्य जो सैन्य अभ्यास होते हैं उसमें समुद्र शक्ति है, गरुड़ शक्ति है। अगस्त के लिए UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया या करेगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? S तिरुमूर्ति। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 2023 में लॉन्च करेगा। तो इसरो और नासा ने मिलकर के निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा 2023 में करने की घोषणा की है। 2023 में लॉन्च होगा। इसके द्वारा इसका जो उद्देश्य रहेगा, उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना। निसार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन, रडार इमेजिंग मिशन है। पूछ सकता है किसके लिए है? चांद, मंगल, बृहस्पति सब दे देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा
पृथ्वी अवलोकन मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, जिसका उपयोग ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा। EOS-03 उपग्रह, जियो इमेजिंग उपग्रह EOS-03 इसरो द्वारा वर्ष 2021 के अंत तक पृथ्वी का प्रेक्षण करने के लिए एक कार्यक्रम ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। कब तक? 2021 के अंत तक। EOS-03 एक भू प्रेक्षण उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। उपग्रह बाढ़ एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं, जल निकायों, फसलों, वनस्पति स्थिति, वन आवरण परिवर्तन की वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई की थीम क्या रही? बाघों का अस्तित्व हमारे हाथ में है। आज सुबह वाली खबर तो आपने कंप्लीट जो चीज़ें थी हमने बताई आपको। विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम रहा, विक्टिम्स वाइज लीड द वे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पहली बार 1 अगस्त को इस बार मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप तौर पर मनाने का फैसला किया है। दरअसल 2 वर्ष पहले 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया था। सुबह इसके बारे में भी संपूर्ण परिचर्चा हुई थी। अब आइए फैक्ट जो वन लाइनर हैं तेज़ी से देख लेते हैं। हाल ही में राज्य के कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा किसने की है? उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है। भारतीय ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाला तीसरा भारतीय कौन बना? सुमित नागल। टेनिस एकल मैच जीता इन्होंने। भारतीय ओलंपिक किस भारतीय ने? तो सुमित नागल इनका नाम है। भारत में कंपनी अधिनियम 2013 को लागू कर रहा है कौन? कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। भारत में कंपनी एक्ट 2013। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर कितनी है? अभी ऊपर आपने देखा 4.8% 2019-20 में। टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए 4 नए खेल कौन से हैं? कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आएगा, ये महत्वपूर्ण है। देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसके पास 24 घंटे ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा, गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने की क्षमता हो गई है। तो पूरी उड़ीसा का पूरी जो जिला है वो शहर। केंद्र सरकार द्वारा किसके चारों ओर स्थित 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया गया है? अयोध्या। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? दुशांबे में, तजाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? वंतिका अग्रवाल ने। दिल्ली की युवा खिलाड़ी हैं। हाल ही में बांस औद्योगिक मार्ग पार की आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम में। अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर मदद की घोषणा की है। कितना? $2.5 करोड़। CSR फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर कब्जा किसने जमाया? प्रिया मलिक ने, हरियाणा की हैं। दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करेगा किसको? कहाँ पर? वुवेई में, चाइना में। तो ये पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर होगा, इसको एक्टिवेट करेगा चीन, वुवेई शहर में। अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन सकल पर्यावरण उत्पाद के रूप में शुरू करेगी कौन? उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड सरकार। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल से जो वृहद कार्यक्रम है RO के लिए, UPPCS के लिए, हम बहुत जल्द 35 डेज़ का एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं UPPCS का। उसमें भी आप लोग चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें डेली जो चीज़ें दी जाएंगी ग्रुप में आपके, वो सब आप लोग करते रहिएगा। काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम निकालना। बाकी जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं पेड ग्रुप से, उनको भी उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो नए लोग जुड़ना चाहेंगे इस 35 डे स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकेंगे। तो बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, उसका कार्यक्रम बना रहे हैं किस तरह से क्या होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।